हेलो दोस्तों, तो आज के आपके फाउंडेशन ऑफ द नेशन करंट अफेयर्स की बात करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को नहीं पता है, यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स डिस्कस करते हैं, जो बहुत सारी लिंकेजेस डिस्कस करते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती हैं आपके प्री और मेंस के आंसर्स को इनरिच करने में। प्लस ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जब ये इनकलकेट होती जाती है, इवेंचुअली इकट्ठी होती जाती हैं, तो बहुत ही अच्छा एक डेटाबेस बना लेती हैं आपके लिए, सो दैट आप अपने इंटरव्यूज़ में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो अगर हम न्यूज़ की बात करें, सबसे पहली न्यूज़ है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ BlackRock एंड्रॉइड मालवेयर। तो पर्टिकुलर मालवेयर किस तरह का मालवेयर है, किस तरह से वर्क करता है, वील बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। द नेक्स्ट थिंग इज रिसेंटली नॉर्थ ईस्ट में डीलिमिटेशन की बात हुई है। तो कौन कौन से स्टेट्स की बात हो रही है, ठीक है, और क्यों ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। द आर्टिकल इज बेसिकली अबाउट कि क्यों ये डीलिमिटेशन नहीं होनी चाहिए। देयर इज अ लॉ अगेंस्ट इट, या पर्टिकुलर एक ऑर्डर है जिसकी हम बात करेंगे, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन देयर इज दिस पर्टिकुलर न्यूज अबाउट एस्ट्रॉयड 2020 ND, राइट। रिसेंटली इसको कहा गया है कि अर्थ के लिए पोटेंशियली डेंजरस है, लेकिन इन जनरल हाउ इज अर्थ प्रिपेयर्ड कि इस तरह के एस्ट्रॉयड्स को किस तरह से डील किया जाएगा, किस तरह से इनको डिफ्लेक्ट किया जाएगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। देन रिसेंटली इंडिया के रिलेशनशिप्स विद ईरान में कुछ तरह के मुद्दे आए हैं। आपको पता होगा चाबहार के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया है। तो बहुत सिंपल सी बात करता है ये आर्टिकल कि चाइना जो है कहीं ना कहीं ईरान के पास जा रहा है, यूएस जो है कहीं ना कहीं ईरान पे हमेशा सैंक्शंस लगाता रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट शुड इंडिया डू? शुड इंडिया स्टिल कॉन्सेंट्रेट ऑन ईरान, या इंडिया को डिवर्स करना चाहिए टू रेस्ट ऑफ द अरब वर्ल्ड अपने इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स? तो वील बी डिस्कसिंग अबाउट दैट एज वेल। नाउ एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था विच सेड कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में को जो भी इकोनॉमिकली जो भी डेफिसिट है उनको पूरा करना चाहिए। एंड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल टॉक्स अबाउट अ स्ट्रैटेजी, किस तरह से इसको पूरा किया जाना चाहिए। देन रिसेंटली देयर वाज दिस आर्टिकल, आपने बहुत बार देखा होगा वोडाफोन एयरटेल में कुछ प्रायोरिटी कस्टमर्स होते हैं ना। व्हेन यू टेक अ पोस्टपेड प्लान, आप देखोगे प्रायोरिटी कस्टमर्स दे पे मोर एंड दे गेट मोर सर्विसेज। तो ट्राई ने कहा है कि ऐसा क्यों, राइट, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दिव कम अप विद द कंटेंशन ओवर इट। प्लस एक पर्टिकुलर टर्म है जिसके बारे में यहाँ पे ट्राई डिस्कस करता है, तो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्री ऐसी टर्म्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, तो वो भी विल बी डिस्कसिंग। ऑल्सो रिसेंटली हमने UAE का होप मिशन पढ़ा था फॉर मास, तो द आर्टिकल टॉक्स अबाउट सर्टन अदर मिशंस इज वेल, और उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। नाउ लास्ट टॉपिक है आपका इन्फ्लेमेजिंग। इन्फ्लेमेजिंग क्या होती है, किस तरह से क्या एसोसिएशन हो सकती है इसकी कोविड से, इसके बारे में देयर वाज दिस आर्टिकल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है आपकी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ BlackRock एंड्रॉइड मालवेयर, राइट। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट क्या है, ये पर्टिकुलर नाम। क्यों? प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। द टर्म BlackRock हैज रिसेंटली बीन इन न्यूज, ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन यू शुडंट बी गेटिंग रॉन्ग। अब इस तरह का मालवेयर बेसिकली कर क्या रहा है, या ये स्टील कर रहा है आपकी इन्फॉर्मेशन फॉर लाइक आपके पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स फ्रॉम अ लॉट ऑफ स्मार्टफोन एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ BlackRock एंड्रॉइड मालवेयर जो है ये कहीं ना कहीं ज्यादा डैमेज करता है दैन एनी अदर मालवेयर। रीजन देयर बीइंग कि इस तरह से कोडेड है कि ये और भी ज्यादा एप्स को टारगेट कर सकता है दैन एनी अदर मालवेयर जो कि पहले था। इस वजह से इसको ज्यादा डेंजरस माना गया है। नाउ विल टॉक अबाउट ये पर्टिकुलर मालवेयर वर्क कैसे करता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम प्रिया मेंस, बट आपको बेसिकली पता होना चाहिए दैट किस तरह से एक मालवेयर वर्क कर रहा है। दे कैन ऑलवेज आस्क यू सच क्वेश्चंस इन योर इंटरव्यूज। तो हो क्या रहा है, मान लीजिए आपके पास एक डिवाइस है और आपने उसमें, आपके डिवाइस में ये पर्टिकुलर मालवेयर जो है हैज़ बिन इंस्टॉल्ड। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि ये मालवेयर जो है इसका आपको कभी भी आइकॉन नजर नहीं आता। आइकॉन क्या है, जो आपको सामने शक्ल दिख रही है ना, व्हेन यू क्लिक ऑन फेसबुक, व्हेन यू क्लिक ऑन एनी अदर थिंग, तो ये इसकी आपको आइकॉन की शक्ल नहीं नजर आती, लेकिन स्टिल ये आपसे एक्सेस मांगता है, एक्सेस फॉर डिफरेंट सर्विसेज। एक्सेस किस तरह से मांगता है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आप एक्सेस टू गैलरी दे रहे हैं या आप एक्सेस टू फोन कॉन्टैक्ट्स दे रहे हैं, उस तरह के कुछ एक्सेस मांगेगा। एंड वंस एन एक्सेस इज गिवन, राइट, तो उसमें क्या होता है, एब्सोल्युटली सारी परमिशंस मिल जाती हैं एंड नाउ इट कैन टेक एनी सॉर्ट ऑफ डेटा दैट इट वांट्स टू फ्रॉम योर एंड्रॉइड फोन, ठीक है जी। बट मोर इंपॉर्टेंट इन दिस, द टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस कैन बी कोटेड इन वेरियस आंसर्स। नाउ कभी भी आपको साइबर सिक्योरिटी पर भी सवाल आते हैं तो भी आप इनको एज एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो कि ये चीज़ें रिसेंटली जो हैं आपके न्यूज़ में रही हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ऑल्सो बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ में रहा है जब से टिकटॉक या और चाइनीज़ ऐप्स जो हैं बैन हुई हैं कि डेटा सिक्योरिटी में दिक्कतें हैं। तो ये भी एक डेटा सिक्योरिटी का पैराडाइम है। कुछ तो बहुत डायरेक्ट चीज़ें हैं जो आप कह रहे हैं कि
आईटी एक्ट के तहत बंद की गई हैं, लेकिन इन चीज़ों पे जो ये मालवेयर्स है इन पे बहुत ज़्यादा वर्क अभी नहीं हुआ है। तो मालवेयर्स भी डेटा सिक्योरिटी को ब्रीच करने का एक माध्यम हो सकते हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। ठीक है जी। या मान लीजिए आपसे वे फॉरवर्ड पूछा जाए कि कैसे बेटर किया जाए, तो आप लिखिए कि इनके अगेंस्ट हमें एंटीवायरसेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में डीलिमिटेशन की बात हुई है। व्हेन आई से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इस पर्टिकुलर न्यूज़ में 4 पर्टिकुलर स्टेट्स की बात है, अरुणाचल, मणिपुर, आसाम एंड नागालैंड। तो डीलिमिटेशन क्या होता है? बेसिकली देखो, जितनी भी रिप्रेजेंटेशन है कि हर 100 लोगों को कितने लोग रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स से मैं कह रही हूँ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई एक स्टेट है, उसमें टोटल 10 MP है, तो रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है कि मान लीजिए 10 MP है, तो हर एक लोग जो है एक्स अमाउंट ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द अमाउंट वुड बी सेम। मान लीजिए कि एक बंदा 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हर एक बंदा इक्वली 100 लोगों को ही रिप्रेजेंट करता है, राइट। ये एक जनरल क्राइटेरिया होना चाहिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत कहाँ है? मान लीजिए पॉपुलेशन बढ़ती जाए तो क्या होगा? अब ये एक्स का क्राइटेरिया इवेंचुअली बढ़ता जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, डीलिमिटेशन की ज़रूरत है कि जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हैं उनको इवेंचुअली बढ़ाया जाए डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है। बट ये हमेशा होता नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट सिनारियो। तो डीलिमिटेशन बेसिकली क्या है कि इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स है अलॉटेड टू अ स्टेट, ये बदल जाती हैं। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी वैसे वैसे सीट्स भी बढ़ेंगी। तो बेसिकली एजेंडा क्या है? इक्वल पॉपुलेशन के लिए इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कितना एरिया है, सो दैट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई स्पेसिफिक एडवांटेज हो ही ना, राइट। लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है, ये भी हमें पता है। एंड एन वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर हियर इज कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है, राइट, जो इस डीलिमिटेशन की बात कर रहा है, उनका ऑर्डर जो है कभी भी किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे एक बार प्री में पूछा हुआ है एंड अ लॉट ऑफ पीपल गॉट इट रॉन्ग। नाउ डीलिमिटेशन कितनी बार हुई है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ इस चीज को आप याद रखेंगे, ये कभी कभी टिपिकल से क्वेश्चन आ जाते हैं दैट वी टेंड टू मिस, कि डीलिमिटेशन कमीशन जो है हमेशा से नहीं था। रादर जो पहली डीलिमिटेशन की एक्सरसाइज हुई थी, जिसमें पहली बार पॉपुलेशन के हिसाब से लोगों को लिया गया था, ये डिसाइड किया गया था क्या नंबर होगा, 50-51 में हुआ था एंड इट वाज कैरीड आउट बाय द प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन कमीशन। उस समय डीलिमिटेशन कमीशन की बात नहीं थी। बट इवेंचुअली जो है डीलिमिटेशन कमीशन जब आया, उसके बाद जो ये एक्सरसाइजेज हुई, ये 4 बार अब तक हुई हैं, 52, 63, 73 एंड 2002। तो ये दोनों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो पर्टिकुलर पिक्यूलियर पॉइंट्स हैं दैट पीपल टेंड टू मिस। अब इसके बाद जो है डीलिमिटेशन कब होती है? डीलिमिटेशन कोशिश ये होती है कि जितनी बार पॉपुलेशन बढ़ी उतनी बार हो। लेकिन हाउ विल यू नो इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीज? आपको सिर्फ सेंसस के बारे में के बाद ही पता लगता है। तो एक ट्रैक क्या करने की कोशिश की गई कि हर सेंसस के बाद ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं हुआ। स्पेसिफिकली 81 और 91 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन की बात हुई ही नहीं। और यहाँ पे पता है क्या हुआ कि अ लॉट ऑफ स्टेट्स है ना, मान लीजिए कि बहुत से ऐसे स्टेट्स थे इसके बाद जिन्होंने फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया। फॉर एग्जांपल सदर्न स्टेट्स जो थे, तो उनमें क्या हुआ, फैमिली प्लानिंग पे ध्यान दिया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो इवेंचुअली अगर डीलिमिटेशन होता तो उनके पास सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती। तो इस वजह से क्या हुआ कि डीलिमिटेशन हो या ना हो, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और सस्पेंड कर दिया डीलिमिटेशन को टिल 2001। और 2001 के बाद भी इसे दोबारा डीलिमिट कर दिया गया बाय 2026। लेकिन अभी 2026 में वील हैव टू सी व्हाट हैपेंस। फिलहाल के लिए इट हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 2026। तो आई होप आपको ये सारे फैक्चुअल डेटा जो है आपको समझ में आ गया। अब नॉर्थ ईस्ट में कंसर्न कहाँ है? वैसे तो जो आखिरी डीलिमिटेशन एक्सरसाइज जो हुई थी, राइट, उसमें जो है अरुणाचल, मणिपुर, आसाम, नागालैंड, इनको एब्सोल्युटली बाहर रखा गया था कि इस तरह का कोई भी सेंसस वहाँ या इस तरह की कोई भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज वहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, और इसके बहुत से रीजंस दिए गए। फॉर एग्जांपल देयर वाज सर्टेन रीजन जहाँ पे ये बात हुई कि एनआरसी वहाँ पे एब्सोल्युटली नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पे डिलिमिटेशन नहीं की जानी चाहिए। तो उस समय क्या हुआ कि प्रेसिडेंट ने ऑर्डर किया कि डिलिमिटेशन इन दीज 4 स्टेट शुड बी डेफर्ड, राइट, इसको आगे के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए। ठीक है, बट रिसेंटली क्या हुआ है कि अब जो पर्टिकुलर ऑर्डर आया था 2008 में, उसको कैंसिल किया गया है और यहाँ पे डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करने की
की बात हुई है। और ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि अब वहाँ पे इंसर्जेंसी बहुत ज़्यादा कम हो गई है, इसलिए कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है वहाँ डिलिमिटेशन किए जाने की, इसलिए इन 4 जगहों पे अब डिलिमिटेशन की जानी चाहिए। लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या है, 2008 में जब प्रेसिडेंट ने डेफर किया था वहाँ पे डिलिमिटेशन, तो उस समय पार्लियामेंट ने डिसाइड किया था कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग, कि दोबारा से एक डिलिमिटेशन कमीशन उनके लिए क्रिएट किया जाए, अगली बार अगर ऐसी कोई डिलिमिटेशन की बात होगी तो दैट विल बी काउंटर्ड बाय या दैट विल बी डन बाय इलेक्शन कमीशन। ठीक है, आरपीए में स्पेसिफिकली सेक्शन 8A में इसकी बात की गई थी। तो अब ये पर्टिकुलर कंटेंशन उठा है कि जब उस समय आपने ये डिसाइड किया था कि इट विल बी डन बाय द पार्लियामेंट, व्हाई अगेन देयर इज अ डिलिमिटेशन कमीशन जो इस चीज को करने की बात कर रहा है। तो इवेंचुअली वील हैव टू सी कि क्या डिसीजन होता है इस पे, बट एटलीस्ट द फैक्चुअल डेटा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिलिमिटेशन आपको पता होना चाहिए, प्लस यू शुड नो अबाउट दिस पर्टिकुलर कंटेंशन एज वेल। ठीक है जी, चलिए अगली न्यूज़ पे आते हैं। एस्ट्रॉइड 2020 ND हैज़ बीन इन न्यूज़। तो रिसेंटली नासा ने वार्न किया है कि ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड है दिस विल मूव पास्ट अर्थ। ठीक है, और अर्थ से डिपेंडिंग अपॉन कितना डिस्टेंस होगा इसको कहा गया है कि ये पोटेंशियली डेंजरस है फॉर अर्थ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये पर्टिकुलर नाम भी आप याद रख सकते हो, कभी किसी कॉन्टेक्स्ट में मीन्स में मे बी यू कैन यूज इट। ठीक है, अब सिंपल सी बात याद रखनी है, जितने भी एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक है, इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है व्हेन दे कम नियर अर्थ। तो बेसिकली नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो मोस्टली वाटर आइस या फिर डस्ट पार्टिकल से बने होते हैं और ये सन के आसपास घूमते हैं। पर होता क्या है कि कभी कभी ये किसी ना किसी प्लैनेट की ग्रेविटी की वजह से उस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और जो मान लीजिए ये सन है, सन के आसपास घूम रहे हैं, पर सन के आसपास बाकी प्लैनेट्स भी तो हैं, वो भी घूम रहे हैं। तो एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ये जो छोटे नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि गैस डस्ट पार्टिकल या वाटर आइस से बने, ये डिफ्लेक्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स एनी प्लैनेट, क्योंकि उस प्लैनेट की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस प्लैनेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो उससे क्या होता है, वो उस प्लैनेट के आसपास चले जाते हैं, एंड यही हुआ है इस पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड्स के साथ कि इनिशियली तो दिस वाज अराउंड सन, लेकिन बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल ये अर्थ की तरफ जो है डिफ्लेक्ट हो गए हैं और ये अर्थ से कहीं ना कहीं इट विल मूव पास्ट अर्थ। ठीक है जी, सो दिस व्हाई दिस हैपेंस, दीज थिंग्स गेट नच्ड बाय अदर प्लैनेट्स ड्यू टू द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो कि सोलर सिस्टम में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो अब इसके अगेंस्ट या रादर ऐसे जो एस्ट्रॉइड्स, जब आपको पता है कि इस तरह के कुछ मुद्दे हो सकते हैं एस्ट्रॉइड से, तो ऑब्वियसली अर्थ में बहुत सारे जो स्पेस एजेंसीज है इसकी तरफ काम भी कर रहे होंगे। तो इसका बहुत ही सिंपल है कि एक बहुत ही टिपिकल सा प्रोग्राम है विच टॉक्स अबाउट कि अगर कभी भी ऐसा कोई एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आए तो द एजेंडा शुड बी टू हिट इट विद अ स्पेसक्राफ्ट। अब कैसे हिट हो, क्या करेंगे, इसके एवज में नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक प्रोग्राम है, राइट। इस पूरे प्रोग्राम का नाम है एडा। एडा स्टैंड्स फॉर एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट एंड डिफ्लेक्शन असेसमेंट, राइट। इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा, एक पेयर ऑफ स्पेस प्रोब्स होगा, राइट, जो कि कहीं ना कहीं इस बात पे ध्यान देंगे कि अगर किसी न किसी स्पेसक्राफ्ट को एस्ट्रॉइड से क्रैश कर दिया जाए तो उस पर किस तरह के इम्प्लीकेशंस होंगे। इससे एसोसिएटेड 2 इनके प्रोग्राम्स है, डार्ट और हेरा। डार्ट का एजेंडा क्या है, देयर इज दिस डिडमो सिस्टम, एक एस्ट्रॉइड सिस्टम है, इनका एजेंडा है टू स्लैम द स्मॉलर एस्ट्रॉइड ऑफ डिडमो सिस्टम विद द पेयर ऑफ स्पेस प्रोब्स। और एक बार उसको स्लैम कर दिया जाएगा तो अल्टीमेटली किस तरह का कोलिजन हुआ, किस तरह का क्रेटर हुआ, उसकी वजह से चेंजेस क्या हुए, उस पर्टिकुलर सिस्टम को हेरा स्पेसक्राफ्ट जो है वो स्टडी करेगा। तो आपको तीनों टर्म्स पता होनी चाहिए, एडा, डार्ट एंड हेरा, राइट। तो ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देन नेक्स्ट चीज़ क्या है आपकी, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि ईरान, यूएस, चाइना, बहुत सारे इशूज चल रहे हैं, तो व्हाट शुड इंडिया डू। देखो बहुत सिंपल सी बात करता है आर्टिकल, अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं कि इंडिया और ईरान के मान लीजिए इंटरनेशनल रिलेशंस थे, लेकिन अब इसमें दिक्कतें आ रही हैं। फॉर एग्जांपल चाबहार की। अब चाबहार पे मैंने आपसे एक आर्टिकल डिस्कस किया था जिसमें मैंने स्पेसिफिकली यही कहा था कि चाइना ने रिसेंटली ईरान को $400 बिलियन देने की बात की है, राइट, लाइन ऑफ क्रेडिट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, चाइना और ईरान के रिलेशंस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब प्लस यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जो यूएस है वो हमेशा ही आफ्टर यूएस बैक्ड आउट ऑफ द न्यूक्लियर डील, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, वो भी ईरान पे कुछ ना कुछ सैंक्शंस लगा रहे हैं, राइट। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट शुड इंडिया डू। सी पहली क्या चीज़ है, इंडिया
आर्टिकल कहता है बिकॉज यूएस का प्रेशर है ईरान पे, तो यूएस का कहीं ना कहीं इंडिया पे भी प्रेशर रहेगा कि वो ऐसे स्टेट्स जो कि या ऐसी कंट्रीज जो यूएस जिन पे सैंक्शंस लगा रहा है इंडिया, उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस में ना रहे। मानना ना मानना इज अ सेपरेट इशू, बट देयर विल ऑलवेज बी प्रेशर। प्लस इंडिया और ईरान के रिलेशंस में अब चाइना फैक्टर भी इंक्लूड हो गया है। तो ऐसी सिचुएशंस में शुड इंडिया स्टिल कंटिन्यू विद ईरान या फिर इंडिया को अपने इंटरेस्ट जो है डिवर्स करने चाहिए। तो बहुत सिंपल सी बात कर रहा है कि अगर इंडिया हम अरब वर्ल्ड से देखें तो अरब नेशन से इंडिया में बहुत सारे इमिग्रेंट्स की बात है, जिनकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा करेंसी रेमिटेंसेज आ रहे हैं इंडिया को, प्लस बहुत ज़्यादा कमर्शियल एंगेजमेंट्स भी हैं अरब वर्ल्ड से, राइट। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जिससे कि बहुत ज़्यादा डोर्स ओपन होते हैं इंडिया के बारे में या इंडिया के पास कि अरब वर्ल्ड के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशंस भी करे। तो जितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए ईरान के साथ रिलेशंस को बनाना, बट चाइना और यूएस एंगल का ध्यान देते हुए इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है कि अपनी स्ट्रैटेजी को अब डाइवर्स करे बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर रीजन्स, कि अब अरब वर्ल्ड के साथ भी इंडिया के अच्छे रिलेशंस हो जाए एज दे वर विद ईरान एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है जी, याद रहेगा। तो इन चीज़ों को ना याद रखना, यू विल हैव टू सी कि आपके किस आंसर में कहाँ पे ये एंगल यू कैन कोट। चलिए जी अगली चीज़ पे आते हैं। रिसेंटली बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, अगर मैं आपको पहले टर्म समझाऊं कि एक टर्म होती है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, ठीक है। तो न्यूज़ क्या कहती है, अगर हम देखें कि रिसेंटली जो है बहुत सारे डेफिसिट्स हैं, राइट, इकोनॉमी के लिए अगर हम सरकार की बात करें तो आरबीआई की, अगर मैं यहाँ पे बताऊँ जस्ट अ सेकेंड, यस, सो रिसेंटली एसबीआई ने रेकमेंड किया है कि ये जो जितने भी डेफिसिट्स हैं इनको सरकार भरे बाय डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। अभी डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होती है? डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या होती है कि गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली आरबीआई को बोले कि जितने भी डेफिसिट्स हैं उन्हें फंड कर दे, ठीक है। अब याद रखना 97 तक क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल आप G-Secs में इन्वेस्ट करते हो, है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर रही है, तो ये जो सिक्योरिटीज थी रादर देन टू आम आदमी या फाइनेंशियल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, टिल 1997 ये जितनी भी सिक्योरिटीज हैं ये डायरेक्टली आरबीआई को सेंड करती थी और आरबीआई जो है उनके एवज में जो भी मनी देता था उनसे ये डेफिसिट्स पूरे किए जाते थे। लेकिन इवेंचुअली दे रियलाइज्ड कि इससे कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे इफेक्ट हो रहा है, फिस्कल पॉलिसी पे इफेक्ट हो रहा है, सो दे स्टॉप डूइंग इट, द गवर्नमेंट स्टॉप डूइंग इट। लेकिन अब ऐसे सिचुएशंस हैं कि कहीं ना कहीं हमें इन फंड्स के या डेफिसिट को पूरा करने के लिए फिर से फंड्स की ज़रूरत है। सो फॉर दिस वन टाइम एसबीआई सजेस्ट कि कहीं ना कहीं यही डायरेक्ट मोनेटाइजेशन की जाए और आरबीआई से ये पैसा लिया जाए। लेकिन ध्यान देना, ऐसा नहीं कि सरकार ने कहा आरबीआई से हमें XYZ पैसे दे दो और पैसे मिल गए। सरकार को कुछ ना कुछ तो उसके अगेंस्ट मॉर्गेज रखना ही पड़ेगा। तो कुछ कोविड परपेचुअल बॉन्ड्स निकालने की बात की है एसबीआई ने कि सरकार को कुछ कोविड परपेचुअल बॉन्ड्स निकालने चाहिए। ये दीज बॉन्ड शुड बी परचेज्ड बाय आरबीआई और इन बॉन्ड्स के एवज में जो भी मनी आएगा उनसे जितने भी डेफिसिट्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप हमेशा ही वे फॉरवर्ड्स में सजेस्ट कर सकते हो कि किस तरह से इकोनॉमी को बेटर किया जाए, ठीक है जी, याद रहेगा। चलिए अगले न्यूज़ की बात करते हैं। रिसेंटली जो है ट्राई ने या राधा मैं इसको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ कि टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फॉर एग्जांपल वोडाफोन या एयरटेल, अब हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी प्लान्स बेचते हैं, राइट। सो ट्राई ने कहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्राई ने इसमें मुद्दा किया था कि क्या इन चीज़ों को किया जाना चाहिए या नहीं, राइट। और ट्राई ने कहा था कि जब तक इस पर हम एक डिसीजन नहीं ले लेते, आप ये सारे जो प्रीमियम सर्विसेज हैं इनको देने पे रोक लगा दीजिए, राइट। जिसके अगेंस्ट इन जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इन्होंने ट्रिब्यूनल में अपील की थी। तो ये जो TDSAT ट्रिब्यूनल है, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उन्होंने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को रोका है और कहा है आप कंटिन्यू कीजिए अपनी प्रोब के साथ कि ये पर्टिकुलर जो स्कीम्स हैं क्या ये सही है या नहीं, पर जब तक आपकी प्रोब के रिजल्ट नहीं आते तब तक देयर इज नो नीड टू स्टॉप दीज पर्टिकुलर सर्विसेज, ठीक है। अब ट्राई बहुत सिंपल सी बात कर रहा है। ट्राई को जो दिक्कत है, ट्राई को कंटेंशन रेशियो से दिक्कत है। कंटेंशन रेशियो क्या होता है? बहुत सिंपल है कि आपने जगह जगह देखे होंगे टावर्स होते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टावर की कुछ कैपेसिटी है कि वो कितने फ़ोन्स को उस समय कनेक्ट कर सकती है या कितना इंटरनेट दे सकती है। तो वो कह रहे हैं कि मान लीजिए उस टावर की कैपेसिटी 10 मोबाइल फ़ोन्स को कनेक्ट करने की है, पर अब आपने 10 की जगह 15 कनेक्ट कर दिया, मान लो 25 कनेक्ट कर दिए, तो ऑब्वियसली उसकी जो एफिशिएंसी पहले 10 में बढ़ रही थी अब वो 25 में बढ़ रही है, राइट। अब वो कह रहे हैं कि पहले ही इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है बिकॉज ऑफ जितने मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि आप प्रायोरिटी कस्टमर्स की बात कर रहे हो जिनको आप फास्टर
स्पीड पे इंटरनेट दे रहे हो। तो मान लो अगर यहाँ 5 लोगों का जो काम था वो प्रायोरिटी के नाम पे आप एक पर्टिकुलर कस्टमर को दे रहे हो, तो वो कह रहे हैं दिस इज नॉट अ गुड रेशियो। वो कह रहे हैं कि किसी एक को ज्यादा बेनिफिट देने के लिए आप बाकी लोगों का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो अभी तक इस बारे में बात हो रही है कि कैसे किस तरह से इनको ज्यादा बैंडविड्थ दी जा रही है, इनके प्रोविजंस क्या है, इस पर अभी तक बात नहीं हुई है। बट एटलीस्ट जो ये टर्म है कंटेंशन रेशियो वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन ऑलवेज आस्क यू सच टर्म्स जो आपका साइंस का सेक्शन रहता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको पता होनी चाहिए, इंटरव्यूज में भी दे कैन आस्क यू सच थिंग्स, सो यू शुड डेफिनेटली नो अबाउट दिस। ठीक है जी। तो कोशिश हमारी यही है सिंपल शब्दों में आपको न्यूज़ समझाई जाए। कई बार बहुत टफ शब्द होते हैं आर्टिकल में, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यू ऑलवेज नीड टू राइट देम इन दी सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, जो कि होता है। चलिए, रिसेंटली मार्स की बात कर रहे हैं, होप मिशन की हमने यू में बात की थी, तो यूएई ने रिसेंटली फर्स्ट मिशन टू मार्स की बात की है। तो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिशंस आर एसोसिएटेड विद मार्स। तो जो भी आपको फैक्चुअल डेटा है वो भी आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यूएई की तरह ही चाइना का भी एक मिशन है ताइवान 1। तो ये जो है ये टर्म भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। दे कैन आस्क यू सच क्वेश्चंस और दोनों ऑप्शंस को दे सकते हैं। अच्छा, रिसेंटली ना एक बहुत अच्छी विंडो है टू लॉन्च मिशन टू मार्स। रीजन क्या है कि कुछ इस तरह से अलाइनमेंट है अर्थ और मार्स की कि दे विल बी क्लोजेस्ट इन 2 years। अब जितने क्लोज होंगे, मान लीजिए कि सभी सन के आसपास घूम रहे हैं, इसका मतलब है अर्थ भी घूम रहा है, मार्स भी घूम रहा है। सो दिस ईयर देल बी एट सर्टन पॉइंट जहाँ पे पिछले 2 साल में अर्थ और मार्स क्लोजेस्ट होगा। जितना क्लोज है उसका मतलब है इट विल टेक लेस फ्यूल फॉर एनी स्पेस प्रोब टू रीच देयर। इसलिए भी ये विंडो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ दीज थिंग्स कैन बी आस्क्ड इन योर प्री एज वेल कि अभी ऐसा क्यों। सो ये पर्टिकुलर पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम यूएस, यूए एंड चाइना, नासा का भी एक परसिवरेंस रोवर है, राइट, विच इज इंपॉर्टेंट। फैक्चुअल डेटा है, आप याद रखोगे। प्लस TN1 तो आपको पता ही है। इसका बेसिक एग्जांपल क्या है, दे बेसिकली वांट टू टॉक अबाउट जो मार्स की टोपोग्राफी है या उसकी सॉइल स्टडी है या उसकी कॉम्पोजिशन है। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको याद हो, जो हमने यूएई के होप की बात की थी, तो हमने वहाँ स्पेसिफिकली डिस्कस किया था कि वो ये डिस्कस करना चाहते हैं कि मार्स का पहले एटमॉस्फेयर कैसा था या सोलर विंड्स क्यों मार्स को के रीजन को छोड़ के जा रही है। तो ये डिफरेंसेस भी पता होना ज़रूरी है कि ताइवान 1 जो है इसका बेसिक एजेंडा टोपोग्राफी या सॉइल को स्टडी करना है, और होप का बेसिक एजेंडा उनकी क्लाइमेट, एनवायरनमेंट और जो एंशिएंट समय पे मार्स कैसा था उसको स्टडी करने का है। एंड वन मोर, जो नासा का क्यूरियोसिटी रोवर है ये भी मार्स से एसोसिएटेड था। तो परसिवरेंस, क्यूरियोसिटी, ताइवान 1, होप, ये सारे के सारे आपके मार्स से एसोसिएटेड हैं। तो इन सभी के नाम आपको पता होने चाहिए। ऑल्सो अब लास्ट न्यूज़ पे आते हैं, ध्यान से सुनना। इसे 2 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, ठीक है। एक है आपका इन्फ्लेमेशन, एक है आपका इन्फ्लेमेजिंग, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस इज, लेट्स से कि आपकी बॉडी को कोई भी चीज़ ने रिएक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी में कोई वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके अगेंस्ट बॉडी कुछ ना कुछ रिएक्ट करती है। मान लो आपको चोट लग गई तो आपकी बॉडी वहाँ पे क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्या है, आपकी बॉडी का रिएक्शन टूवर्ड्स एनी वायरस और बैक्टीरिया, ठीक है जी। अब इन्फ्लेमेशन कब हो रही है, जब आपकी बॉडी को कोई एक्सटर्नल चीज़ आई है ना, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जांपल वायरस या बैक्टीरिया जैसा कुछ भी आता है आपकी बॉडी में, तो योर बॉडी रिएक्ट्स इन डिफरेंट टर्म्स, है ना। इसको कहते हैं इन्फ्लेमेशन। एक होती है इन्फ्लेमेजिंग। इन्फ्लेमेजिंग क्या होता है कि जैसे जैसे आप या रादर जैसे जैसे आप एज होते जाते हो वैसे वैसे आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती जाती है, लेकिन नॉट ड्यू टू एनी एक्सटर्नल रीजन बट जस्ट बिकॉज आपकी बॉडी एज कर रही है। ध्यान से सुनना, इन जनरल इन्फ्लेमेशन क्यों है, जब आपकी बॉडी को कोई बैक्टीरिया या वायरस अफेक्ट कर रहा है और उससे बॉडी कैसे रिएक्ट करी है। फॉर एग्जांपल रेडनेस हो गई, बॉडी फूल गई। लेकिन व्हेन यू एज, उस समय क्या होता है कि आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी। हो सकता है आप देखते हो कि जो जितने भी ओल्ड एज होते हैं उनके रेडिश रीजन्स हो जाते हैं या उनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, तो उनकी भी बॉडी इन्फ्लेमेशन के अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है, राइट। उनकी भी बॉडी कुछ चीज़ों पर रिएक्ट कर रही है, बट इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ सर्टन एक्सटर्नल थिंग्स, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ ए बैक्टीरिया और वायरस, बट उनकी बॉडी में वो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू देयर एज, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें याद रखें। दोबारा बता रही हूँ, इट्स क्वाइट कंफ्यूजिंग। इन्फ्लेमेशन क्या होता है, जब आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है टू सर्टन एक्सटर्नल थिंग्स, ठीक है। इन्फ्लेमेजिंग में क्या, अभी भी आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही है, लेकिन दैट इज बिकॉज आप एज हो रहे हो, नॉट बिकॉज एनी एक्सटर्नल बैक्टीरिया या वायरस उस पर रिएक्ट कर रहा है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इन्फ्लेमेजिंग कहते हैं। अब जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं हु आर वेरी ओल्ड, उनमें ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा है,
ठीक है। दिक्कतें बहुत ज़्यादा क्यों है? एक तो कोविड की दिक्कत है कि ऑलरेडी एक एक्सटर्नल तरीके का जो जीव है वो आपकी बॉडी में आ चुका है एंड योर बॉडी हैज स्टार्टेड रिएक्टिंग नाउ इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, है ना, किसी भी तरह से रिएक्ट कर रही है। पर दिक्कत क्या है कि ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन भी हो रही है उनकी बॉडी में अलग से, जिसको आप इन्फ्लेमेजिंग कह रहे हो। यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का रीजन कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है, बट ओनली बिकॉज योर बॉडी इज एजिंग। तो अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेजिंग दोनों मिलके जो है कोविड का जो क्राइसिस है फॉर ओल्डर पीपल उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो इस पे भी अभी स्टडीज हो रही हैं, दे विल हैव टू सी किस तरह से आगे बात होगी। बट ऑल आई वांटेड यू टू नो अबाउट कि इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेजिंग में बेसिक डिफरेंस क्या है। दे कैन ऑलवेज आस्क यू द टर्म इन्फ्लेमेजिंग और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी कुछ टीडियस सा लिखा हुआ था पर इसको सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है जी, चलिए देन दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। ओके दोस्तों, बाय बाय।